सब तालियां बजाकर मेरा सभी से अनुरोध है और मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि दमोह की जनता को संबोधित करें। बहनों और भाइयों, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका स्वागत। श्री कमलनाथ जी, श्री सीपी मित्तल जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री रतन चंद्र जैन जी, श्री अजय टंडन जी, श्री प्रदीप खटीक जी, श्री ब्रिजेंद्र लोधी जी, श्री प्रताप सिंह लोधी जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्रीमती ज्योति पटेल जी, आप सबका और सभी नेताओं का, सभी पार्टी के पदाधिकारियों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरे साथ कहिए, भगवान जागेश्वर नाथ जी की, नौलेश्वर महादेव जी की। और आज वाल्मीकि जी की जयंती है, उनको भी बहुत बहुत नमन। ये महारानी दुर्गावती जी की धरती है। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी भी यहीं पे, इसी धरती की एक कहानी है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत वीरों ने 1857 से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक, देश की आज़ादी तक, इस देश के लिए बलिदान दिए, इस देश के लिए लड़े। आप सब जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से मैंने यूपी में काम किया और बुंदेलखंड के कुछ इलाके जो यूपी में हैं, उनका मैंने काफ़ी दौरा किया है और काफ़ी मैं लोगों से मिली हूँ, मैंने बातचीत की है। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, एक समय में कांग्रेस ने एक बड़ा पैकेज दिया था बुंदेलखंड के लिए। आज परिस्थितियां कुछ अलग हैं, चुनाव का समय है। आपको आदत होगी कि जो भी नेता आता है, जिस पार्टी का होता है, उस पार्टी के बारे में बात करता है और दूसरी पार्टी की आलोचना करता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो करा, वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करा। और इस तू मैं के बीच आपको ये निर्णय लेना होता है कि आप किसका समर्थन करेंगे। और ये तू मैं कभी कभी दोनों तरफ से एक ही जैसे लगने लगती है। तो मैं थोड़ा सा हट के आज आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आवाज नहीं आ रही, उधर जाऊं, उस तरफ आ रही है, देखिए अब आ रही है, अब आई, आ गई। तो इधर से बोलूं, उधर से बोलूं? चेक करिए, चेक करिए, यहीं से बोलूं? अब आ रही है? थोड़ा जोर से बोलूंगी। तो मैं कह रही थी, मैं कुछ हट के कुछ बातें करना चाहती हूं। मैं आज ये सवाल उठाना चाहती हूं कि आप जनता हैं इस देश के, प्रदेश के, आपकी क्या उम्मीद है राजनीतिक दल से, नेताओं से, सरकार से? देखिए, एक जमाना था जब बड़े बड़े महापुरुष थे, जब हमारी उम्मीदें भी जो उनसे थी बहुत ऊंची थी। एक सादगी का जीवन, सभ्यता, एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ भी हो तो एक दूसरे से जब मिलते तो हम ये उम्मीद रखते थे कि आदर पूर्वक बात करेंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा। हम ये उम्मीद रखते थे कि हमारा नेता, उसका जीवन थोड़ा सादगी का जीवन होगा, देश सेवा में, प्रदेश की सेवा में, और करुणा भरा उसका जीवन होगा, उसका चरित्र होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो हमारी उम्मीदें घटती चली गई। और आज जब मैं जनता से पूछती हूं कि आपकी क्या उम्मीद है सरकार से, नेता से, तो लगभग एक ही जवाब आता है कि देखिए, हमारा जीवन मुश्किल का जीवन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। तो हम
जो न्यूनतम हमारी उम्मीद है अपने नेताओं से, अपनी जो राजनीतिक दल हैं, सरकारों से, कि इस संघर्ष के जीवन में हमारी थोड़ी बहुत सहायता हो जाए, हमें आगे बढ़ाएं। ये जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये बन जाए, हमें बिजली मिल जाए, महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाए, रोजगार मिल जाए, हमारा भविष्य बन जाए। बाकी आप सब रात दिन मेहनत करते हैं, कोई खेती में करता है, कोई रोजगार करता है। यहाँ से पलायन बहुत है, लोग दूर दूर जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए। जो दूर जाते हैं अपनी परिवारों को छोड़ के जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसे भेजते हैं घर। किस लिए? ताकि आपका भविष्य मजबूत बने। और आपकी उम्मीद यही रहती है कि जो भी सरकार आए, इस भविष्य को मजबूत बनाने में, आपके जीवन के निर्माण में वो आपके साथ भागीदार हो और आपकी मदद करे। लेकिन परिस्थितियां कुछ अजीब सी बन गई हैं। हम रोजगार की बातें करते हैं, यहाँ पलायन बहुत है। अब पलायन कब होता है? पलायन तब होता है जब अपने इलाके में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में कम रोजगार मिलता है। तभी इंसान सोचता है कि भाई यहाँ मेरा कुछ बन नहीं रहा है, मैं शहर में जाके कुछ काम करता हूं, हो सकता है कि कुछ बन जाए। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। आप पुलिस वाले हैं, आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, कितने पद खाली हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसमें देखिए तमाम डॉक्टरों के पद खाली हैं। नौजवान हैं पढ़े लिखे, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके माता पिताओं ने बचत करके उनको मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, डिग्रियां हैं, भर्ती की भर्ती की जो टेस्ट है वो भी किए हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती। यूपी में मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने 6 बार एग्जाम दिया क्योंकि घोटाले हो रहे हैं उसमें। तो एक तरफ से भर्ती भी नहीं होती, पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जाता। जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। रोजगार बनते कहाँ से थे? एक तो बड़ी बड़ी जो सरकारी पीएसयू होते थे, BHAL, HAL, इस तरह के जो पीएसयू थे, इनसे बहुत रोजगार बनते थे। और सब चाहते भी थे कि सरकारी किसी बड़ी संस्थानों में ही हमारी नौकरी हो जाए तो हमें सुरक्षित पूरा जीवन हम सुरक्षित रहेंगे, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज स्थिति क्या है? जितने पीएसयू थे, जितनी बड़ी बड़ी जो देश की संपत्ति थी, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं कौड़ियों के दाम पे। तो रोजगार कैसे बनेंगे उनमें से? नहीं बन सकते। अब छोटी दुकानें, छोटे उद्योग, जैसे मैंने यहाँ रास्ते में बहुत सारी देखी और मैं देख रही थी कि छोटी छोटी दुकानें हैं। आपने इन दुकानदारों के, इन छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। पहले आप नोटबंदी लाए, नोटबंदी से इनका नुकसान हुआ। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में शायद हमारे ही देश में किसी को राहत नहीं मिली होगी। बाकी देशों में दुकानदारों को, छोटे बिजनेसों को खास राहत मिली थी कोरोना के समय, यहाँ नहीं दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने? GST लाए। GST से और भी मुश्किलें बढ़ गई। तो जो छोटे उद्योग थे वो लगभग बंद होने के कगार पे आ गए, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हजारों करोड़ लोन माफ हो रहे हैं। उनके उद्योग बड़े होते चले जा रहे हैं, उनको देश की संपत्ति सौंपी जा रही है, तो वहां से भी रोजगार नहीं आने वाले। तीसरी जगह जहां से रोजगार आते थे, खेती किसानी से और ग्रामीण रोजगार से। मनरेगा को इन्होंने कमजोर बनाया, किसानों की कमर तोड़ी,
हर जगह हर तरफ से महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद, कुछ भी हो, किसानों को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि इस तरह के कानून ला रहे थे जिससे आपके जो हक हैं वो और भी कम हुए। आप ही के संघर्ष थे, किसानों का जो बड़ा संघर्ष था उसकी भी कोई सुनवाई नहीं रही। तो रोजगार के जो माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए। इसके साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आपके जीवन में संघर्ष है, किस लिए है? अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, आप बचत करने की कोशिश करते हैं। आज हर चीज पे जीएसटी, बच्चों की किताबें खरीदने जाएंगे जीएसटी, महंगी हो गई। यूनिफॉर्म खरीदना है, महंगा हो गया। इलाज कराना है किसी का, महंगा है। 10 बार सोचना पड़ता है कि अस्पताल ले जाएं, अस्पताल में पता नहीं डॉक्टर मिलेगा कि नहीं। अगर घर में कुछ नुकसान हुआ है, कुछ टूट गया है, उसकी मरम्मत करवाने के लिए सीमेंट पे जीएसटी, रोड़ी पे जीएसटी, बालू भी महंगी। तो आप आगे बढ़ कैसे पाएंगे? एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। मैंने आपकी बात की, आप सुन रहे हैं। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज, एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अच्छा खासा संसद भवन था, उसके सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं है। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। तो जनता का विश्वास कैसे होगा आप में? बड़े बड़े इवेंट होते हैं, मीडिया रोज रोज आपको बताती है कि कितना काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में, लेकिन क्या आप अपने जीवन में इस काम को देख रहे हैं? आपका जीवन कैसा है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतने सालों से भाजपा की सरकार आपके प्रदेश में है, क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? बताइए, तरक्की हुई है? आपको रोजगार मिले हैं? महंगाई घटी है? तो आपके लिए क्या कर रही है सरकार? आपने तो पहले ही अपनी उम्मीद गिरा दी। आप तो कह रहे हैं कि भैया हमें न्यूनतम उम्मीद है कि हमारे संघर्ष में मदद कर लो। इतना भी नहीं हो रहा है आज आपके लिए, इतना भी नहीं हो रहा है। जो देश और प्रदेश में सरकार चल रही है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, उसमें मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जब हम ये चीजें उठाते हैं, जैसे जब हम आरक्षण की बात करते हैं, अब ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण की बात हम करते हैं, या हम कहते हैं कि चलो जातिगत जनगणना कर लो, इसका मतलब क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है कि गिनती कर लो। हम जानना चाहते हैं कि देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, देश में एससी वर्ग के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं। क्योंकि अगर सरकार जानेगी नहीं तो सही तरह से न्याय कैसे दे पाएगी? जब हम आरक्षण की बात करते हैं, जब हम रोजगार देने की बात करते हैं, चलिए ये भी छोड़िए, जब हम ये बात करते हैं कि हमें ओबीसी वर्ग के लिए कोई ऐसी योजना बनानी है जिससे आप मजबूत बनेंगे, जैसे आप ये सारे काम करते हैं, इनको मजबूत करने के लिए, आपको थोड़ी सी सहायता देने के लिए हम योजना बनाना चाहते हैं,
तो अगर हमें यही नहीं मालूम कि कितने लोग हैं किस वर्ग के, तो हम ये योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में की गई है, एक गिनती की गई है, उसके तहत 84% जनता, आधे से बहुत ज्यादा SC, ST और OBC निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड है उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। 84% अगर ये OBC, SC, ST वर्ग के लोग हैं, लेकिन 90% से ज्यादा आपको मिलेंगे कि इन वर्गों से नहीं है, जो इन बड़े बड़े पदों में हैं। तो न्याय की बात है, न्याय की बात है कि अगर 84% इस वर्ग के हैं तो कम से कम उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व न्यायपूर्वक होना चाहिए। लेकिन आप तो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, ये लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े इवेंट करते हैं कि हम OBC को बढ़ाना चाहते हैं आगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम कहते हैं गिनो भाई कितने हैं, गिनना नहीं चाहते। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं समाज का। आप काम करती हो, नौकरियां भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आकर पूरा घर संभालती हो, अपने परिवारों की परवरिश करती हो, सबसे ज्यादा बोझ आपके कंधों पर है। लेकिन आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। आपको प्रतिनिधित्व दिया गया राजनीति में ताकि आप सक्षम बन सकें। आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। जो आप होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत सुनहरा दौर आ गया है हमारे देश में। तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? ये सुनहरा दौर जो इस देश में फैला हुआ है, आपके घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? आपके दरवाजों तक क्यों नहीं पहुंचा? आप क्यों जूझ रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों गरीब के गरीब रहे हैं? यहां आज भी पानी की किल्लत क्यों है? यहां से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो आपकी मांगे हैं कि महंगाई से राहत मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बने, ये पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? और क्या बहाना है कि 18 सालों से सरकार में रहे हैं और आज तक ये सब काम नहीं कर पाए? तो देखिए, असलियत आपके सामने है, सच्चाई आप जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलों से भरा जीवन है। फिर भी नेता आते हैं, आपके सामने क्या बातें करते हैं? एक तो चुनाव के पहले सारी घोषणाएं। अब वो घोषणाएं पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जो पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी वो पूरी की हैं इन्होंने कि नहीं? बताइए। उन्होंने क्या कहा था? इससे पहले वाले चुनाव में शायद बोला था कि लाखों रोजगार देंगे, फिर 2018 में बोला 10 लाख रोजगार देंगे। पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। तो छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी के हैं, मैं इसलिए आलोचना नहीं करूंगी क्योंकि भाजपा के हैं। ठीक है, भाजपा के हैं। अरे भाई जवाब दे तो बनाइए इनको। कौन बनाएगा इनको जवाब दे? आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू करवा दिया इस देश में जिसका नुकसान आप भुगत रहे हैं और आपको इसके बारे में एहसास नहीं हो रहा है।
सिलसिला क्या है कि जो नेता है वो समझ गया है कि चुनाव के समय खोखली घोषणाएं कर लो, धर्म की बात कर लो, राजनीति में धर्म चलाएंगे तो चलाएंगे चुनाव के समय, जाति की बात कर लो और नैया पार हो जाएगी। काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गई थी, मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से पूछा आपका चुनाव कैसा चल रहा है? कहते मेरा तो ठीक है, मैं जीतने वाला हूं। मैंने कहा आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? कहते हैं हाँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, काम किया है मैंने जनता की संपत्ति जनता के जेब में डाली है, मैंने ग्रामीण रोजगार बनाए हैं। उन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ में खेती के में रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग किसानी में वापस आ रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध बना दिए उन्होंने। जो इलाके पिछड़े थे, बड़े बड़े कारखाने वहां खुलवा दिए हैं, रोजगार में सबसे पहले, कर्ज माफी में सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार बनी जिसके हित में आप थे, जनता थी और आज भी है। तो ये एक राजनीति है जिसमें मुख्यमंत्री दावे से कह सकता है मैं चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है, जनता के पैसे वापस जनता को दिए हैं। और एक राजनीति ये है जो शर्मिंदा होकर आपके सामने आती है, काम की बात नहीं कर सकते, काम की बात नहीं कर सकते इसीलिए धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि धर्म की बात उठाएंगे, आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे और वोट मिल जाएगा। ये सिलसिला बंद करो, इससे आपका नुकसान हो रहा है, किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं होता, किसी रईस उद्योगपति का नुकसान नहीं होता, उनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं सारे, उनको तो शिक्षा संस्थानों की जरूरत ही नहीं है, यहां सरकार बना ही नहीं रही है, उनको तो कभी भी रोजगार मिल जाएंगे। नुकसान आपका हो रहा है क्योंकि आप जवाबदेह नहीं बना रहे हो नेता को। मैंने एक भाषण में यही शायद मध्य प्रदेश में किस्सा बताया कि मैं पिताजी के साथ अमेठी गई थी जब वो प्रधानमंत्री थे, और ऐसी डांट खाई उन्होंने गांव में कि हमने आपसे कहा था ये सड़क बनाओ, आज तक अभी तक बनी नहीं है, बनवा के दिखाओ फिर आओ वापस राजू भैया। प्यार करते थे बहुत उनसे, लेकिन जवाबदेही थी उनकी, जनता जागरूक थी, जनता कहती थी हमारा काम करो, नहीं तो प्यार देंगे वोट नहीं देंगे हम, समझे आप? और आज इसका विपरीत सिलसिला चल रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि कांग्रेस की सरकारें प्रदेशों में महंगाई राहत कैंप लगवा रही हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है। तो जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे और आप सवाल नहीं उठाएंगे और नेता को यह एहसास नहीं होगा कि अगर आपका काम नहीं कर रहा है वो फिर से मंच पे नहीं लाओगे उसको, आप अपना वोट नहीं दोगे, तो कैसे बदलेगा ये देश? तो ठीक है फिर पलायन करते रहिए, बीमार पड़ेंगे तो प्राइवेट में इलाज कराइए किसी से लोन लेके, रोजगार आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आप अपनी परिस्थिति को ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, इस राजनीति को चलने दीजिए, चल जाएगी, लंबे दौर तक चल जाएगी, क्योंकि अगर आप अपने जज्बात और धर्म को राजनीति से जोड़ के रखेंगे तब तो ये चलती चली जाएगी। मैं तो ऐसे घरों में गई हूँ गांव में कि मैंने पूछा कि दीदी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टूटी में से कुछ निकल नहीं रहा है, आप मुझे कह रही हो कि बच्चों को खाने का नहीं है, फिर भी आप कह रही हो कि वोट आपका धर्म के आधार पर डलेगा। लेकिन ये विधायक जिसको आप वोट दे रहे हो, जो हर बार आके आपके सामने धर्म की बात करता है, इसने तो आपकी सड़क की मरम्मत भी नहीं की है, कुछ नहीं किया आपके लिए। तो कहती है कि हाँ सही कह रही हो दीदी, अब मैं सोचूंगी। तो मैं यही कहने आई हूं कि अब सोच लीजिए, 18 साल हो गए हैं, 5 साल सामने हैं, 5 सालों में बच्चे बड़े होने वाले हैं, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जाना पड़ेगा, रोजगार चाहिए, भविष्य बनाना है। तो ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल्के में मत लीजिए।
ये मत सोचिए कि चलिए एक और चुनाव है वहीं डाले देते हैं जहां पिछले 18 सालों से डाल रहे हैं हम। गलत बात है। ये आपके भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। आपके सामने कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने सारे जितनी भी गारंटीज हैं आपको बताई हैं। अब मैं कहती हूं, मैं भी पढ़ के सुना दूंगी कौन सी हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आप ये देखिए ना कि कांग्रेस के प्रदेशों में ये क्या जो गारंटी है ये लागू है कि नहीं। कर्नाटका में ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, मिल रहा है पुराना पेंशन। ये घबराहट नहीं हो रही है कि मेरे पैसे किस चीज में डाल दिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरी सारी मेहनत, सालों की मेहनत गवा देंगे। ये घबराहट नहीं है। इन प्रदेशों में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं चुनाव के पहले नहीं कि चुनाव 18 साल से सरकार चल रही है, चुनाव के 2 महीने पहले कह दिया लाडली स्कीम बना दी, तो फिर 18 सालों के लिए क्यों नहीं दिए ये पैसे? ये लाडली स्कीम आज क्यों लाए हो? और क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है महिलाओं को कि अकल नहीं है हमारी? क्या समझ रखा है कि हमें आप कुछ नहीं दोगे, हमें आप सुरक्षित नहीं दोगे? यहां हर रोज 17 बलात्कार हो रहे हैं, हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे, और चुनाव के 2 महीने पहले कह दोगे लो लाडली स्कीम ले लो, 1500 रुपए पकड़ो वोट दो। क्या समझते हैं कि महिलाएं सोचेंगी नहीं, कि महिलाएं जागरूक नहीं है? मैं बताना चाहती हूं इनको, सबसे जागरूक महिला होती है, सबसे जागरूक, क्योंकि महिला को मालूम है कि कितना संघर्ष है जीवन में। महिला अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेगी, चाहे किसी भी घर की महिला हो, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, मेहनत करेगी, कमर तोड़ मेहनत करेगी, जी तोड़ मेहनत करके धूप में पूरे दिन खेती करेगी। इसीलिए वो जागरूक है, इसीलिए वो समझती है कि ये फुसलाने वाली स्कीम है, और वो देखेगी कि क्या कांग्रेस की सरकारों में ऐसी स्कीमें हैं महिलाओं के लिए, किसने आरक्षण वास्तव में दिया है, किसकी वजह से आज गांव में महिलाएं चुनाव लड़ पा रही हैं, पंचायतों में। तो महिला जागरूक होती है, और मैं कह रही हूं बहनों और भी जागरूक बनो। स्कीम्स ठीक है, सारी सुन लो, देख लो, लेकिन वोट जो है ना अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। और इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि सोच समझ कर अपना विवेक का इस्तेमाल करो। देखो क्या क्या है ये गारंटी, कहां कहां ये लागू हो रही हैं। अब एक लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूं क्या क्या है। धान का समर्थन मूल्य आपको 2500 रुपए कह रही है कांग्रेस पार्टी देगी, ठीक है, हमने कह दिया, हम मन से चलेगा और हमने किया नहीं। आपकी क्या गारंटी है कि हम करेंगे? छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में 2400 रुपए आज मिल रहे हैं धान के लिए। तो देखो क्या हो रहा है, फिर कहो हाँ ठीक है ये सही बात कर रहे हैं, तभी वोट दो अपना। मेरी बातों पे मत चलो। किसान के कर्ज की माफी की बात हम कर रहे हैं। किसान कर्ज माफ किए कमलनाथ जी ने, जब 15 महीनों के लिए इनकी सरकार थी तो किए। तो आपको मालूम है कि चलो इन्होंने करके दिखाया, ये फिर से करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ की थी इन्होंने। तो जब आप देख रहे हैं कर्नाटका में भी हो रही हैं, तो जब आप देखें कि हाँ इन्होंने करके दिखाया है, इनके प्रदेशों में है, तभी कहिए ठीक है हम इनकी बात मान के वोट देते हैं इनको। तो मैं जागरूकता सिर्फ भाजपा के लिए नहीं मांग रही हूं, मैं आपकी जागरूकता हमारे लिए भी मांग रही हूं। मैं कह रही हूं कि आप जागरूक बनो, हमसे भी सवाल उठाओ, और अगर ये गारंटी पूरी नहीं होगी तो दोबारा वोट मत दो। तो देखिए सब कुछ आपके हाथों में है। गैस के सिलेंडर हमने कहा है 500 रुपए में दिलवाएंगे, अब देखिए ये 1200 रुपए में दिलवा रहे थे, चुनाव आने लगा झट से कम कर दिया। पहले क्यों नहीं किया, पहले कम क्यों नहीं किया? कितने घोटाले, इनसे 220 घोटाले गिनना भी बंद कर दिया मैंने। पहले तो शुरू में मध्य प्रदेश आती थी, गिनती थी, शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, सड़कों पे घोटाला, पता नहीं व्यापम घोटाला गिनती थी। अब कहते भैया मुझे ये लिस्ट ही नहीं पढ़नी,